जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है गुप्त काल पर, और ये जो वीडियो है ये गुप्त काल का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली पार्ट सेकंड में हम गुप्त काल के प्रशासन को देखेंगे कि इनका जो प्रशासन था वो किस तरीके से चलता था और कौन से तरीकों को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। तो वीडियो एक्चुअली ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक्चुअली जो हमारा डिस्कशन है आज के वीडियो का, इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है, उनके दरबार में कौन से विद्वान आते हैं, कौन सा शासक ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे कि जो शासन की पद्धति थी वो किस तरीके की अपना रखी थी, सारी विधियां जानेंगे। लेकिन जो प्रशासन का तरीका है ना, वो एक्चुअली हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली आपका जो गुप्त काल था वो अस्तित्व में था भी या फिर नहीं था। तो इसके लिए हमें दो साक्ष्य का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे मैं इरेज करता हूं। हमें दो प्रकार का सहारा लेना पड़ेगा कि एक्चुअली जो है ये गुप्त काल अस्तित्व में था भी कि नहीं, कि ऐसे ही बोल दिया जाता है। तो मतलब इसके अस्तित्व की हमें पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, अस्तित्व को हमें इसके जो है समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे? दो आधार पर हम इसे समझेंगे। ठीक है, एक तो हम साहित्यिक साक्ष्य का सहारा लेंगे। ठीक है, एक तो साहित्यिक साक्ष्य का सहारा लेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य। एक तो हम इसका सहारा लेके जान सकते हैं कि नहीं भाई गुप्त काल था। दूसरा है अभिलेखीय साक्ष्य। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से, तो अभिलेखीय साक्ष्य इनके माध्यम से भी हम जानेंगे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं गुप्त काल का एक्चुअली में अस्तित्व था। ठीक है, दो प्रकार के साक्ष्य के माध्यम से हम समझेंगे। ओके, आपको मैं इनके बारे में एक एक करके बता देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके दिमाग में बन जाए और जो टॉपिक एक्चुअली में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति एक बेहतर समझ, मतलब कॉन्सेप्ट बन जाए आपके दिमाग में, ताकि जो प्रश्न बने पेपर में ना, तो उनके सीधे क्या करोगे आप, खोपड़ी में छेद करके आओ, मतलब गलत ना हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे ना, तो बच्चों गुप्त काल के बारे में आपको विष्णु पुराण में भी जानने को मिलेगा। मतलब अगर साहित्यिक साक्ष्य में जाना चाहते हो तो आपको विष्णु पुराण पर जाना होगा। ठीक है, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण पर जाना होगा। और विष्णु पुराण पर जब इसका अध्ययन करेंगे आप, विष्णु पुराण का, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलेगी। और आप जानना चाहते हैं तो ब्राह्मण पुराण का अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, और जानना है तो आप ब्राह्मण पुराण का अध्ययन कर लीजिएगा। अगर फिर भी मन न भरे, लगे कि नहीं और कुछ भैया साक्ष्य हमें चाहिए, तो वायु पुराण को भी अध्ययन कर लेना। ठीक है, वायु पुराण भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या है ना बेटा, आपको गुप्त काल का अस्तित्व देखने को मिलेगा। अगर फिर भी तसल्ली नहीं हो रही तो कालिदास की रचनाएं जानते हो ना, गुप्त काल के ही नवरत्नों में से एक थे। अब कालिदास से तो बच्चा बच्चा परिचित है। ठीक है, नहीं मन भर रहा तो बेटा इसी में आप कालिदास की रचनाएं उठा के देख लेना। ठीक है, कालिदास की रचनाएं आपको साहित्यिक साक्ष्य के रूप में कहीं न कहीं गुप्त काल को प्रमाणित करने का काम करेंगी। फिर भी अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो वैनसांग और जो है फायान यात्री थे ना, विदेशी यात्री थे, चीनी यात्री थे, वो आपको प्रमाणित कर देंगे भाई किसके शासनकाल में आए थे। तो कहीं ना कहीं आप जो है विदेशी यात्रियों का विवरण भी ले सकते हो। मतलब आपको जो है फायान भी मिल जाएगा और जो है वैनसांग मिल जाएगा। ठीक है, वैनसांग को बेटा युआन चुआंग भी बोलते हैं। तो इनके साक्ष्य से भी आप समझ सकते हो कि वास्तव में कहीं न कहीं गुप्त काल का अस्तित्व था। तो ये तो भैया बात रही आपके साहित्यिक साक्ष्य जो बताने का प्रयास करेंगे कि भैया गुप्त काल अस्तित्व में था। ठीक है, चलिए अब हम अभिलेखीय साक्ष्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चों समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानते हो ना, ठीक है, तो इनके अभिलेखीय साक्ष्य में अगर बात करोगे तो समुद्रगुप्त शासक हैं इस वंश के। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है, क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, क्या नाम है बेटा, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रशस्ति है, छोटा सा है, प्रशस्ति लेख है। इससे भी जो है जानकारी मिलती है कि नहीं भैया गुप्त काल तो था। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो स्कंदगुप्त का ना भीतरी अभिलेख देख लेना। मतलब इसमें आपको जो है स्कंदगुप्त ये भी शासक है इसी काल के। ठीक है, भीतरी अभिलेख पढ़ लेना भाई इनका।
भीतरी अभिलेख का अध्ययन कर लेना, इसके बारे में जानकारी ले लेना, तो समझ लेना गुप्त काल तक रास्ता मिल जाएगा जाने का। अगर फिर भी तो प्रभावती गुप्त का नाम सुना है ना, इनका जो पूना का ताम्रपत्र है उसको उठा करके देख लेना, या फिर भी ना मन भरे ना तो बिलसड अभिलेख है कुमार गुप्त का, मैं चलो लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज करोगे। बिलसड अभिलेख है और ये बेटा किसका है, तो ये है कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त भी बेटा इसी काल के शासक हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप अभिलेखीय प्रमाण की बात करें या साहित्यिक प्रमाणों की बात करें, तो ये प्रमाणित करते हैं, क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं, ठप्पा लगाते हैं। ये लगा दी मैंने मुहर, ये मुहर लग गई, ठीक, मुहर लगा दिया कि नहीं भैया ये गुप्त काल तो था, ठीक। तो ये तो देखो बेसिक जानकारियां थी जो एक्चुअली समझ पाओ कि जो आप जानने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअल में था या फिर नहीं था। अब एक प्रश्न और बनेगा आपके दिमाग में कि जो ये गुप्त थे ना एक्चुअली में किस धर्म के मानने वाले थे, या फिर जो है किस धर्म से संबंध था, किस जाति वर्ण में आते थे, ये प्रश्न आपके मन में होगा। तो चलिए उसे भी मैं क्लियर कर देता हूं कि गुप्त कौन थे, ये प्रश्न होगा भाई, कौन थे, ठीक है। गुप्त कौन, अरे एक मिनट भाई, हाँ कौन थे, ये प्रश्न होगा। अब क्या है ना, इसमें दो स्थितियां आती हैं। कोई कहता है भैया कि ये वैश्य थे, क्या कहता है, कोई कहता है वैश्य थे, और कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई ये तो ब्राह्मण थे। ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं कि वैश्य हैं या फिर जो है ये ब्राह्मण है। अब आप कहोगे कि किसने भैया वैश्य इनको कह दिया, तो बेटा रोमिला थापर जी का नाम जानते हो, इतिहासकार हैं। तो रोमिला थापर जी, ठीक है, क्या नाम है बेटा, रोमिला थापर, इतिहासकार हैं। इनका कहना है कि जो गुप्त थे ना वो एक्चुअली आपके वैश्य कैटेगरी में आते थे, वैश्य समुदाय के थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, ओके। कहने का मतलब इनका कहना था कि जो गुप्तों का संबंध है ना, गुप्त काल के जो शासक हैं उनका जो संबंध है ना वो वैश्य से था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुप्त वंश के लोग एक्चुअली में क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। कुछ का कहना है, जो अन्य इतिहासकार हैं, अन्य में जो कुछ हैं, ठीक है, प्रॉपर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली किस धर्म से संबंधित थे, तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। लेकिन अब आप कहोगे सर इसकी तो प्रमाणिकता दे दीजिए, तो बेटा इसकी प्रमाणिकता की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो रही। मतलब कह रहा है कि इसकी जो प्रामाणिकता है ना, प्रामाणिकता, इसकी अगर पुष्टि की बात करें तो आज भी प्रश्न चिन्ह है। मतलब ठप्पा नहीं लगा कि नहीं भैया किस वर्ण में थे, वैश्य थे या फिर ब्राह्मण में थे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि आपके जो ऋग्वेद में आपको दिया गया है ना पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसी के मसले में मामला चल रहा है कि एक्चुअली वैश्य थे या फिर ब्राह्मण। तो प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं है, आज भी क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा जातिवाद पे जाना नहीं, शासक की खूबियों को देखना, ठीक है। चलिए अब हम साथियों बात करते हैं गुप्त वंश के प्रमुख शासकों की, और एक एक करके उनके बारे में भाई जानते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न एक्चुअली बहुत सारे बनते हैं। तो अब तक जो अभिलेखीय प्रमाण थे, एक्चुअली अभिलेखीय प्रमाण मैंने इसलिए आपके सामने रखे हैं कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, ये प्रश्न जानने को मिला। कौन सा कवि या लेखक है ना साहित्यिक साधन के अंतर्गत आता है और वो भी इस काल से रिलेटेड है, वो भी एक्चुअली यहाँ पर आप जान गए। तो फायदा क्या हुआ, एक तीर से दो निशाने करते हुए चल रहे हो, और निशाना लगाने में तो आप लोग आगे भी हो, ठीक है। तो चलो आगे का निशाना देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो है गुप्त काल भाग 1 के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्री गुप्त जी का, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे, श्री गुप्त जी का श्री गुप्त का। बेटा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, पहला ही प्रश्न बनता है, तो उसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। तो पहली चीज तो ये हो गए, इस वंश के संस्थापक हो गए, ठीक है, संस्थापक हो गए। किस वंश के, तो गुप्त वंश के संस्थापक हो गए। कौन, तो इसका आंसर आया कि भैया कौन, श्री गुप्त। तो पहली चीज संस्थापक हो गए इस वंश के, ठीक है। प्रभावती का जो बेटा अभी मैंने आपको पुणे का ताम्रपत्र बताया था ना, उससे यह जानकारी मिलती है कि श्री गुप्त को आदिराज या आदि पुरुष भी कहा गया है, ठीक है। मतलब अगर हम प्रभावती गुप्त की बात करें, ठीक है, प्रभावती गुप्त का जो पुणे वाला अभिलेख है ना, जिसे आप पूना अभिलेख कहते हो, इसमें ये जानकारी एक्चुअली में दी गई है
कि श्रीगुप्त को क्या बोला जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, आदि पुरुष भी कहा जाता है। श्रीगुप्त को आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदिराज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, आदिराज भी बोला जाता है। ठीक, ऐसा जो है प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। पूना अभिलेख क्या है, पूना ताम्रपत्र है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ताम्रपत्र है। ताम्र का मतलब होता है तांबे में जो है कुछ लिखा गया है, ताम्रपत्र, उससे यह जानकारी मिलती है। ठीक है, अरे तांबे का पत्ता जैसा कुछ होगा यार, उसमें लिख दिया है, कहने का मतलब ये है। इनके द्वारा महाराज की उपाधि भी धारण की जाती है। तो श्रीगुप्त जी क्या करते हैं, महाराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, महाराज, महाराज तो मोस्टली सभी कोई बोल देता था, लेकिन उपाधि इन्होंने धारण की थी महाराज। ठीक है, महाराज की उपाधि जो है इनके द्वारा धारण की गई थी। तो ये बात भी आप यहां पर समझ गए। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे एक्चुअली मैं सब आपको इंक्लूड करते हुए चलूंगा, लिंक बना के चलेंगे ना, जिससे कहते नहीं है मजबूत रस्सी बड़ी भी हो जाए लेकिन मजबूती बराबर की हो, टूटे नहीं, कड़ी न टूटने पाए। श्रीगुप्त के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है, उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, वो वाला नहीं था, कौन सा, महाभारत वाला या रामायण वाला, कौन सा, वो वाला नहीं था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी घटोत्कच होता है और उतना महत्वपूर्ण नहीं है एक्चुअली, इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात थी जो इनके बारे में जानना जरूरी था कि इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराज की, और संस्थापक इस वंश के होते हैं। प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र है उससे जानकारी मिलती है कि इनका नाम आदि पुरुष भी है, आदिराज भी है। इतनी सारी जानकारियां यहाँ से एक्चुअली सफिशियंट है। एक्चुअली ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है मैं अभी आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, श्रीगुप्त की बातें आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। अब आपके दिमाग में आ गया होगा यार, चंद्रगुप्त प्रथम मतलब प्रथम के बाद द्वितीय भी आता है, और हमारे दिमाग में प्रश्न बन गया है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बन गया है। तो बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे अगर देखोगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। किसको, तो बेटा इसका राइट आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है। तो इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी बेटा, तो उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, ये बात भी बेटा क्लियर हो गई। ओके, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, वो यही थे। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, मतलब सबसे पहले सोने के सिक्के। ठीक है, सोने के सिक्के चलाने का काम किसने किया था, तो वो काम किया था, चलाने का क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, चलाने का काम किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अच्छा एक बात बताओ, गुप्त संवत का नाम सुना है ना, गुप्त संवत चलाया गया इस सन में, तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मतलब इनके द्वारा बेटा गुप्त संवत भी चलाया जाता है। ठीक है, गुप्त संवत भी चलाया जाता है, या कह सकते हैं इसकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ओके, थोड़ी थोड़ी खांसी है यार, मतलब समझदार हो। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की राजकुमारी होती है कुमार देवी, उससे वैवाहिक संबंध भी करते हैं, मतलब शादी करते हैं। लिच्छवी की राजकुमारी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजकुमारी, और नाम कुमार देवी। ठीक है, आप कहोगे यार कुमार देवी, अब भैया नाम था उनका, जो भी नाम तो किसी का कुछ भी होता है। ठीक है, कुमार देवी उनका नाम था, लेकिन लिच्छवी की राजकुमारी थी। मुख्य प्रश्न ये पूछा जाता है। तो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो इतना इनके लिए सफिशियंट है, जो मोस्टली आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। अब इनके उत्तराधिकारी की बारी आती है, और इनके उत्तराधिकारी से आप परिचित हो, क्योंकि बीड़ा बजाती हुई आपको जो है कुछ न कुछ मिला है एक सिक्के पर। बात हम किसकी कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है
कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। एक मात्रा चढ़ाओ यार, दो न चढ़ाओ, ठीक है। हाँ, भारत का नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन इनको कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है बेटा? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। जबरदस्त प्रश्न हर परीक्षा में आमने सामने होता है बच्चों। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है हर व्यक्ति को याद है ना? अरे भारत का नेपोलियन पूछा जाता है तो आंसर आप समुद्रगुप्त करते हो, तो हर व्यक्ति को याद है विजय अभियान। इन्होंने 5 चरणों में अपने अभियान को पूरा किया था, ठीक है। तो विजय अभियान कितने चरणों में पूरा होता है? 5 चरणों में पूरा होता है। इनका विजय अभियान जो है 5 चरणों में पूरा होता है। अगर बात करोगे पहले विजय अभियान की तो उत्तर भारत के 9 राज्य आते हैं, मतलब उत्तर भारत के 9 राज्य पर विजय हासिल की इन्होंने बिना हारे, ठीक है। 9 राज्यों को परास्त किया उत्तर भारत के। आगे का अभियान जब होता है तो उसमें पंजाब और नेपाल के क्षेत्र को भी जीतते हैं और आगे बिंद क्षेत्र पर भी कब्जा करते हैं, फिर और अपने दौर को आगे बढ़ाते हैं और पल्लव, कांची, वेंगी आदि क्षेत्रों पर भी, ये सब आपके दक्षिण भारत के हैं। पल्लव, कांची, वेंगी नामक जो ये आपके क्षेत्र है ना, ये दक्षिण भारत के हैं। तो कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, ठीक है। तो बेटा दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, इसलिए महत्वपूर्ण है। बिना हारे, बहादुरों के तरीके, छोटे मोटे हार जाता है कोई तो वो माना नहीं जाता। जब यह सारा विजय अभियान पूरा हो गया उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब ये पूरा विजय अभियान पूरा हो गया, अब बारी है भैया खुशियां मनाने की, तो इन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न बहुत बनता है कि एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए किसका चित्र दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त का, ठीक है। मतलब जो है सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है किसको? तो इसका आंसर होगा बेटा समुद्रगुप्त को। मतलब कह रहा है कि एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। बेटा समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि भी ग्रहण की जाती है। मतलब इन्हें जो है कौन सी उपाधि मिलती है? तो कविराज की उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है बेटा? तो कविराज की उपाधि इन्हें मिलती है, ठीक। तो इतनी सारी बातें जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड थी, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, महत्व रखती हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम भी देख लिया हमने, समुद्रगुप्त जी के बारे में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न जो उतनी देर से फुदक रहा था आपके दिमाग में, वो अब आपको उसका आंसर मिलने वाला है। बेटा इनके द्वारा विक्रमांक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी? ठीक है, उपाधि इनको कौन कौन सी मिली थी? तो एक तो इन्हें विक्रमांक की उपाधि मिली थी जो पूछी जाती है, और बहुत भी हैं, ठीक है। विक्रमांक की उपाधि और विक्रमादित्य की, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जो है इनके द्वारा धारण की जाती है। एक प्रश्न तो यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा बच्चा, एक बात और भी आप यहाँ पर समझ लो, इनके और नाम भी थे। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता था। अगर इनके हम अन्य नाम की बात करें कि और कोई नाम थे क्या इनके? हाँ बेटा, अन्य नाम भी इनके थे। जैसे देवश्री अन्य नाम था इनका। क्या नाम था? देवश्री, ये अन्य नाम था। एक नाम इनका देवराज भी था। क्या बात है, देवराज भी था। मतलब देवश्री भी इनका दूसरा नाम था, देवराज भी। अच्छा, एक देवगुप्त भी था, देव से रिलेटेड, ठीक है, देवगुप्त भी था। ये इनके अन्य नाम में आते हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत मार देना, ठीक है, अच्छे से करना। ओके, तो बेटा अन्य नाम की बात भी हमने यहां पर कर ली। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक, क्या नाम था, रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, ठीक है। तो इनके द्वारा शक शासक
शक शासक, क्या नाम था उसका? रुद्र सिंह, नाम तो भयानक था, ठीक है। रुद्र सिंह तृतीय, इसको क्या किया था? परास्त किया था, ठीक है, परास्त किया था। कहने का मतलब है कि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। अब जब उसे परास्त कर लेते हैं, हरा देते हैं, तो इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का चलाते हैं। मतलब इसको परास्त करने के उपलक्ष्य में शक शासक को हराने के बाद क्या करते हैं? खुशी में व्याघ्र शैली है एक, ठीक है, व्याघ्र शैली है, तो व्याघ्र शैली के चांदी का सिक्का चलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? चांदी का सिक्का चलाते हैं। अरे यार सीधी सी बात है, अभी वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा या देश के द्वारा कोई उपलब्धि हासिल की जाती है तो उसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के नोट इशू किए जाते कि नहीं किए जाते? बताओ। किसी महान व्यक्ति के अगर जन्म हुआ है ना, या जन्मशती पूरी हुई है, तो स्वतंत्रता का जो है पूरा हुआ है टाइम पीरियड, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। वैसे ये लोग भी करते थे, शकों को परास्त कर दिया तो उन्हें लगा यार हमने बड़ा काम किया है तो कुछ नया होना चाहिए, तो व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के उन्होंने चला दिए। बस बात इतनी सी है, जैसा वर्तमान में वैसा पहले भी होता था। मतलब पहले से ही तो हमने आज सीख के करना शुरू किया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन होता है? अगर प्रश्न बनेगा तो चांदी का सिक्का चलाने वाला जो पहला शासक है ना, वो बेटा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। मतलब प्रथम शासक कौन होता है? प्रथम शासक कौन है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो आपका आंसर फटाक से लग जाना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा एक काम और किया गया, विक्रम संवत चलाया गया था, ठीक है। इनके द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था, ठीक है। विक्रम संवत आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसे भी माइंड में रखिएगा, प्रश्न एक्चुअली यहां से भी बनता है, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न उछल रहा था अब तक उसका आंसर तो मिला नहीं। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो चीनी यात्री फाहियान, क्या नाम था? फाहियान, वो बेटा इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो द्वितीय क्या मतलब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने पीक पर होता है। मतलब गुप्त साम्राज्य जो है इनके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष में होता है, ठीक है। मतलब गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष में होता है, चरम में होता है, उन्नति के, तरक्की के, साम्राज्य विस्तार के, सारी चीज़ों की पीक पर होता है, टॉप पर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये भी प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल किस लिए जाना जाता है, किसका स्वर्णकाल है? तो कला और साहित्य का स्वर्णकाल है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो जगह नहीं है तो बनानी पड़ेगी। तो बेटा कला और साहित्य का स्वर्णकाल था, ठीक है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल था, ठीक है, स्वर्णकाल था बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, मतलब आपकी तैयारी के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके सामने रखे चंद्रगुप्त द्वितीय से। लेकिन अभी कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे कि मन में प्रश्न होगा कि नवरत्न आपने अभी बताए थे, तो नवरत्न भी इन्हीं के राज दरबार में हुआ करते थे। तो ऐसा करते हैं यही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनके हम नवरत्न की बात करें, ठीक है, नवरत्न का मतलब होता है 9 विशेष प्रकार के व्यक्ति थे इनकी सभा में। कोई लेखक था, तो कोई खगोल शास्त्री टाइप का था, कोई चिकित्सा के क्षेत्र, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे। कहने का मतलब है कि नवरत्न का मतलब हो गया अलग अलग क्षेत्र के विद्वान थे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र के विद्वान इनकी जो है जो सभा थी ना उसका शोभा बढ़ाने का काम करते थे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देखेंगे धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। क्या सुना होगा? धन्वंतरी बेटा कौन से? चिकित्सक थे, आज वाले सर्जन नहीं थे, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र के विद्वान थे। अगर कालिदास का नाम आप जानते क्या होंगे? बच्चे को पता है, ठीक है। तो कालिदास लेखक थे, ठीक है, इनके राज दरबार में। हाँ एक प्रश्न और है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि
ओके, अक्सर पूछा जाता है वराह मिहिर के बारे में, वराह मिहिर, ठीक है। तो वराह मिहिर के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो ये बेटा खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे, जो इनके जो है सभा की शोभा बढ़ाने का काम करते थे। तो ये सारी बातें बेटा आपको समझ में आ गई। कोई यहाँ तक बिल्कुल इशू नहीं आया होगा, कोई दिक्कतें नहीं आई होंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कुमार गुप्त की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कुमार गुप्त की। तो यहाँ तक इनकी जानकारी जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय जी की, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर बंदे की मेहनत पसंद आ रही हो और कंटेंट और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको लग रही हो कि वास्तव में हमने परीक्षा दी है, ये वाला हमको प्रश्न यहाँ से मिला था, तो लाइक करके जाना और परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कुमार गुप्त जी की बात करेंगे हम। ठीक है, कुमार गुप्त ये आगे के उत्तराधिकारी होते हैं। मैंने क्रमागत तौर पे रखा है एक्चुअली, जो बीच के मतलब कमजोर वाले शासक थे ना, जो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, उनके बारे में डिस्कस मैंने नहीं किया, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, कि मामला नहीं बिगड़ जाएगा पर। तो कुमार गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली नाम बिल्कुल सेम है ना, वो मौर्य वंश में पहुंच जाएगा, मामला गुप्त वंश का चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित हैं? तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। चाणक्य वाणक्य का नाम जानते होगे, कौटिल्य विष्णुगुप्त, मैंने मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया है, ध्यान से वीडियो देख लेना, पढ़ा है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर हिस्ट्री की इसको भी देख लेना, मौर्य वंश का सफाया हो जाएगा। तो अब एक्चुअली आ गई बात, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। क्या नाम था बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, वो कौन होता है? वो कुमार गुप्त होता है। ठीक है, मौर्य निकल गया, इसलिए मैंने मौर्य के बारे में भी बता दिया आपको। और इनके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की जाती है। बेटा जो कुमार गुप्त है ना, ये महेंद्रादित्य, क्या नाम था? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन तो दूसरी है। ठीक, तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त के द्वारा धारण की जाती है। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अच्छा, कुमार गुप्त भी कहा जाता है और कुमार गुप्त इनको फर्स्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। ओके, इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बेटा कुमार गुप्त के शासनकाल में ही संपन्न होती है। अरे करवाई जाती है यार। कुमार गुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। कार्तिकेय का नाम सुनते हो ना, मोर उनका वाहन है। अरे भगवान गणेश जी को नहीं जानते हो क्या? उनके भाई थे कि नहीं थे? कार्तिकेय, मोर जिनका वाहन है ना। तो वही सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलेगा, मतलब इनके सिक्कों पर जो है ना, सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलेगा। ठीक है, अंकन मिलेगा, कार्तिकेयन भी बोलते हैं, लिख लेना, कार्तिकेय समझ लेना, कार्तिकेयन, जिससे समझ में आए तो समझ लेना। बेटा कुमार गुप्त ने मुद्राओं पर जो गरुड़ था ना, पहले गरुड़ बना रहता था, उसकी आकृति को बदलवा दिया था और मयूर की आकृति प्रदर्शित की थी। तभी तो यहाँ पर कार्तिकेयन का अंकन मिला है, क्योंकि वाहन उन्हीं का था। तो सिक्कों पर क्या किया था? सिक्कों पर मतलब मुद्राएं जो थी, उसमें गरुड़ के स्थान पर क्या किया था? गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन कराया था। ठीक है, मयूर मतलब मोर। ठीक है, मयूर का अंकन करवा दिया था, मोर का अंकन करवा दिया था। बेटा यहाँ तक भी जो जानकारी थी, मतलब इनके बारे में जो जानकारी थी, वो एक्चुअली मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, चलिए अगले शासक पर बात करते हैं। अगला शासक शायद स्कंदगुप्त होना चाहिए। हाँ, ये लो स्कंदगुप्त ही है। अगले शासक है बेटा स्कंदगुप्त। नाम स्कंदगुप्त। बेटा इनको देवराय भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इनका जो अन्य नाम था ना, उपनाम भी कहो या कहना चाहो अन्य नाम कहो, क्या था? देवराय। क्या बात है, देवराय इनका अन्य नाम था। ठीक है, इनके शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण होते हैं। इनके टाइम पीरियड में प्रथम हूण आक्रमण होता है। हूण आक्रमण होता है। ठीक है, प्रथम हूण आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासन काल में। ठीक है, इसे रोकने का ये प्रयास करते हैं और आखिर में सफल भी हो जाते हैं। मतलब प्रथम हूण आक्रमण हुआ और जो है आपके स्कंदगुप्त इसमें क्या करते हैं? सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं।
मतलब हूणों की जो है बैंड बजा देते हैं। ठीक, तो इतनी जानकारी इनके लिए पर्याप्त है, मतलब इस शासक के बारे में पर्याप्त है। अब देखिए अगले शासक शायद भानुगुप्त होना चाहिए। ठीक है, क्रम से मैंने रखा, हाँ भानुगुप्त ही तो हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं भानुगुप्त जी के बारे में। अरे एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, तो इनकी जानकारी, मतलब इनके बारे में जो जानकारी का स्रोत है ना, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? एरण अभिलेख से मिलती है। क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जाता है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भैया भानुगुप्त से है। तो एरण अभिलेख में इनके बारे में बताया गया, मतलब ये भी थे। बच्चों एक बात बताओ, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। तो ये एरण अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली शुरुआत तो हम इनकी कर रहे थे, लेकिन इनकी शुरुआत में क्या आ गया कि जानकारी मिली एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अभिलेखीय, ओके, अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब आप कहोगे और क्या, बस इतना बहुत है इनके लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यही बनता है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से, किस शासक से, किस शासक से। प्रथम सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख से? इससे, बस मामला सेटल, ओके हो गया। चलिए अगले शासक पर बात कर लेते हैं। अगला शासक कौन है? शायद लास्ट होना चाहिए, हाँ विष्णुगुप्त जी हैं। और ये बेटा तीसरे नंबर के हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त तृतीय हैं, तीसरे नंबर के हैं, विष्णुगुप्त तृतीय हैं। ठीक है, इनके शासनकाल के बाद गुप्त साम्राज्य क्या होता है? बिखरने लगता है। मतलब इनका जो शासनकाल है ना, इनके शासनकाल के दौरान गुप्त काल का बिखराव शुरू हो जाता है। गुप्त काल का एक तरीके से बिखराव क्या कहो आप, पतन कह सकते हो। ठीक है, पतन जो है शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। गुप्त काल जो है अपनी जो पीक था ना पोजीशन, उसको धीरे 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 बहुत सारा गंवाने का जो है काम करने लगता है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, अगर पतन का दौर देखने को मिल गया है तो ये बेटा विष्णुगुप्त तृतीय थे ना, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। ठीक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक, गुप्त वंश के अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, अंतिम शासक होते हैं गुप्त वंश के। कौन? विष्णुगुप्त तृतीय। अब अगर हम गुप्त साम्राज्य की पतन की बात छेड़ ही दिए हैं तो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि पतन की बात तो हमने की है ना, तो पतन की बात अगर हमने छेड़ दी है तो चलो पतन के कारणों का भी पता कर ही लेते हैं, क्योंकि जानना भैया जरूरी है। इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लो बढ़िया है, पतन भी है तुम्हारे सामने। तो गुप्त काल का पतन किस तरीके से होता है? क्या कारण थे आखिरकार कि गुप्त काल का पतन हो जाता है? ऐसा बताया जाता है कि गुप्त काल के पतन का कारण अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी का होना था। मतलब अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी कहीं न कहीं इस काल के पतन के कारण थे। तो कारण नंबर 1 तो आप इसे मान सकते हो। ठीक है, कि अयोग्य थे, निर्बल हो चुके थे, वो दम था नहीं, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है वरना परिंदों में कहाँ जान होती है, तो वो भी जान नहीं थी। तो धीरे धीरे पतन देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें गुप्त काल के पतन की, तो बेटा इस काल में जो उच्च पद थे ना, जो बड़े बड़े पद थे, उनमें जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति लोग नहीं करते थे। हमारे दादा परदादा के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बस वही उस पद पे बैठेंगे। तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर किसी बड़े पद पर योग्य व्यक्ति को बैठाओगे ना तो कुछ ठीक ठाक वो कर पाएगा। और किसी, मतलब अब कैसे कहूँ, है ना, किसी ऐसे को बैठा दोगे मूर्ख को तो क्या होगा, वो बजा के रख देगा, है ना। तो इसका कारण भी है। मतलब उच्च पदों पर क्या किया इन लोगों ने? उच्च पदों पर वंशानुगत नियुक्ति की है इन्होंने, वंशानुगत नियुक्ति की। मतलब चाचा दादा फूफा बुआ है ना, इनके लड़के उनके लड़के, मतलब घर परिवार के, मतलब हमारे परिवार के रिलेटेड व्यक्ति जो है बड़े बड़े पदों पर रहेंगे, तब तो जनता को नियंत्रित करके रख पाएंगे ना। अब जब भैया योग्यता कुछ है ही नहीं,
अब आप ही बताओ बेटा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, बड़े पद IAS में किसी मूर्ख को बैठा दोगे तो क्या करेगा? छोटा सा निर्णय नहीं ले पाएगा। नायक मूवी देखी होगी, अमरीश पुरी एग्जाम्पल था उसका, समझ सकते हो, वही हालत होगी। इतनी सी बात का तो पता नहीं होगा तो करेगा। तो वही बात है। तो उच्च पदों पर वंशानुगत तरीके से आप नियुक्ति करोगे, जरूरी थोड़ी ना है बेटा कि राजा का पुत्र, चाचा दादा जो तुम्हारे परिवार में फूफा बुआ का लड़का है, होशियार ही हो, बुद्धिमान ही हो, है ना। तो ये भी पतन का कारण बताया जाता है। प्रांतीय शासक क्या करते थे, उनको विशेष प्रकार के अधिकार भी दे देते थे लोग, ठीक है। मतलब प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार भी दे देते थे। लो अपने क्षेत्र में चलाओ, तुम्हारा वचन ही है शासन, बाकी बता देना तुमने क्या क्या वहां पे किया है। अब खुद ही सोचो कि जो प्रांत में शासक जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे तो आप अपने घर परिवार के लोगों को ही बिठा दिए हो। अब ये जब यहाँ बैठे हैं, अच्छा खासा शासन का सुख भोग रहे हैं, तो जब बेटा भले छोटे क्षेत्र में भोगेंगे, तो अब भाई सत्ता के भोग किसको नहीं है। तो सत्ता के भोग पेड़ जाएगा सूख, तो वही मामला हुआ, पूरा साम्राज्य सुखा कर रख दिया है ना। तो ये भी एक कारण था। अगर हम अगले कारण पर बात करें, ठीक है, तो अगला कारण बेटा ये है कि गुप्त काल की जो उत्तरावस्था थी, मतलब गुप्त काल के जो बाद का टाइम पीरियड था, उसमें बाह्य आक्रमण भी होने लगते हैं, मतलब बाहरी आक्रमण भी होने लगते हैं, ठीक है, बाह्य आक्रमण भी होने लगते हैं, बाहरी आक्रमण होने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है, शासक भी बड़े निर्बल, अयोग्य और कमजोर थे, तो मामला झेल ही नहीं पाए, और इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पतन देखने को मिलता है। तो बच्चों सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली है जो शासकों से रिलेटेड है, और यहाँ से प्रश्न एक्चुअली आपके परीक्षा में बनते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, करना क्या है, भाग पहला इसमें वैसे भी पढ़ा हुआ था, तो मौर्यकालीन नहीं यार, मौर्य का नाम एक्चुअली मौर्य का वीडियो मैंने अभी पढ़ाया है ना, तो वो दिमाग में वही है, तो ओके। गुप्तकालीन प्रशासन आगे आने वाले वीडियो में हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ समझदार हो, इशारा काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।